फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ CSR नेट एग्ज़ाम की। तो जैसे कि हमारे कई नए सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि CSR नेट एग्ज़ाम होता क्या है और आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊँगा कि क्या CSR नेट एग्ज़ाम होता है और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप इससे कर सकते हैं और क्या इसका पैटर्न रहता है और कितने टाइम ये एग्ज़ाम होता है और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ओवरऑल ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आपको लगभग हर कुछ पता लग जाएगा जो भी डाउट आपके दिमाग में बना रहता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ CSR नेट एग्ज़ाम उन कैंडिडेट के लिए जो साइंस के सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। और साइंस में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का एग्ज़ाम इसके अंदर होता है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम इसके अंदर होता है, मैथ का एग्ज़ाम इसके अंदर होता है, लाइफ साइंस का एग्ज़ाम इसके अंदर होता है, अर्थ ओशनरी इनका एग्ज़ाम इसके अंदर होता है। तो जनरली साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हीं का पेपर ज्वाइंट CSR नेट का होता है। अब मैं बात करूं ये एग्ज़ाम आता कब है, तो देखिए कोरोना से पहले ये एग्ज़ाम जनरल केस में 2 बार होता था, एक बार जून में एक बार दिसंबर में। पर अब ये जो एग्ज़ाम कोरोना के बाद काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, या ये कह सकते हैं अभी कोई फिक्स नहीं है। की बात करें तो 2 बार हो गया है एग्ज़ाम, पर लास्ट ईयर एक ही बार हो ही नहीं पाया एक बार भी, और उससे लास्ट ईयर जिस समय कोरोना आया ही था 2020 में, तब एग्ज़ाम एक ही बार हुआ था। तो अभी के लिए हम ये मान लेंगे पुराने पैटर्न को ही, तो आपका ये एग्ज़ाम 2 बार होगा और जनरली ये 6 मंथ के गैप में होता है पिछले एग्ज़ाम से। ये जनरल केस में आप मान के चलिए। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी क्यों है या इसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए इसके 2 फ़ायदे जो हैं वो सबसे मेजर हैं। एक तो ये कि आप इससे रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं और दूसरा ये कि आप इससे लेक्चरशिप ले सकते हैं किसी कॉलेज में। अब देखिए रिसर्च में जाने का मतलब है यहाँ पे आपको PhD के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कॉलरशिप का नाम स्टार्टिंग में JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को, यानी जो भी कट ऑफ आती है JRF की इस एग्ज़ाम के लिए, उसे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको PhD में स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपका 31,000 प्लस HRA होता है स्टार्टिंग के 2 मंथ एंड स्टार्टिंग के 2 ईयर्स एंड लास्ट 3 ईयर्स यही अमाउंट आपका बढ़ के 35,000 प्लस HRA हो जाता है। अब ये तो है उन बच्चों के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको ये फेलोशिप मिलती है JRF शुरू के 2 साल में कहते हैं, फिर SRF इसका नाम कन्वर्ट हो जाता है लास्ट के 3 सालों के लिए, यानी आपके लिए 5 साल का काम हो जाता है रिसर्च का। अगर आप रिसर्च की तरफ जाते हैं तो आपको एक फेलोशिप मिल जाती है। बाकी अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। तो देखिए लेक्चरशिप के लिए भी यही एग्ज़ाम होता है। तो इसमें अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी इसकी एक अलग कट ऑफ आती है, और जनरली ये जो कट ऑफ होती है वो JRF से 10 से 15 नंबर कम होती है या 12 नंबर कम होती है। और ये अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी देखिए अब इसकी जो कट ऑफ है वो वेरी करती है, ऐसी कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, ये पेपर पर डिपेंड करती है कि कट ऑफ कम आएगी या ज़्यादा आएगी। पर ज़्यादातर केसेस में अगर आप 50% से 55% ले आते हैं, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, तो आपका क्वालिफाई हो जाता है एग्ज़ाम ज़्यादातर केसेस में। अब एक और चीज़ है वैलिडिटी की। तो देखिए इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो इसका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम एलिजिबल है। आप मतलब लाइफ टाइम तक एक ही एग्ज़ाम दे के आप इस सर्टिफिकेट से लग सकते हैं। और बाकी अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो JRF में मैं आपको बता दूँ 3 साल की वैलिडिटी होती है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे PhD के लिए तो 3 साल के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको फेलोशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने JRF निकाल दिया विदाउट PhD में ज्वाइनिंग हुए आपको फेलोशिप मिलने जाएगी। फेलोशिप तो आपको तभी मिलेगी जब आप PhD में ज्वाइन कर लेंगे, और 3 साल के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है, यानी 3 साल की वैलिडिटी होती है JRF की। बाकी कट ऑफ का मैंने आपको बता ही दिया। JRF की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है नेट से, 10 से 12 नंबर ज़्यादा मान लीजिए, और नेट की कट ऑफ 10 से 12 नंबर कम आती है। अब जो मेरे को याद आ रही है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप JRF के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका दोनों के लिए अप्लाई हो जाता है, नेट और JRF दोनों के लिए, यानी आपको अलग से अप्लाई नहीं करना होता फॉर्म में। पर अगर आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ नेट की कट ऑफ के लिए ही एलिजिबल है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। मतलब आपके 10 से 12 नंबर ऊपर आ भी जाएंगे तो भी आपको JRF नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस फॉर्म को भरने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप JRF के लिए अप्लाई करें, ताकि आपका नेट भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए।
अब नेक्स्ट है एज की क्राइटेरिया की बात करूँ तो एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी में अगर आप मेल हैं तो आप 28 ईयर्स तक ही जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। बाकी ओबीसी एससी एसटी वुमेंस के लिए एज रिलैक्सेशन है जो हमेशा से चलती आती है गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर केसेस में, वही एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके एग्जाम पैटर्न की तो देखिए एग्जाम इसका सिंगल पेपर होता है 3 आवर्स का, जिसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आपका रीजनिंग पार्ट होता है और पार्ट बी पार्ट सी आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। पूरे एग्जाम में आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आप चीज़ ध्यान रखें। और पार्ट सी इसका मेजर पार्ट होता है जो सब्जेक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं सारे होते एमसीक्यू ही है, पर सब्जेक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट से रिलेटेड। पार्ट बी पार्ट सी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और पार्ट ए आपके रीजनिंग से रिलेटेड आएंगे। पर पार्ट सी थोड़ा मेजर पार्ट होता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे 4 मार्क्स के होते हैं। जैसे इसमें जो सारे क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के होते हैं, पर पार्ट बी और पार्ट ए में आपके क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी इसमें काफ़ी चॉइसेस भी होती हैं क्वेश्चन की कि आप कौन से क्वेश्चन को चूज़ करें। जैसे पार्ट सी में आपको सिर्फ 25 ही क्वेश्चन करने होते हैं, और ऐसे ही आपको पार्ट बी में सिर्फ 35 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और ऐसे ही आपको पार्ट ए में सिर्फ 15 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की चॉइस रहती है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। अगर सिलेबस की बात करूँ तो देखिए सिलेबस इसका जो रहता है, सिलेबस आपका एमएससी का ही सिलेबस ज़्यादातर रहता है, या बीएससी प्लस एमएससी आप कह सकते हैं, पर मेजर पार्ट एमएससी का ही रहता है। 75% से ऊपर अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो बीएससी का सिलेबस भी अपने आप ही कवर हो जाता है। तो यानी आप जिस भी सब्जेक्ट से इस पेपर को भर रहे हैं उसका एमएससी का सिलेबस ही आप लगभग पढ़ेंगे। और बाकी इसकी वेबसाइट में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ सिलेबस मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं बता दूं, एलिजिबिलिटी में मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी डिग्री एलिजिबल है, तो मैं बता दूं आपको, अगर आप बीएससी 3rd ईयर में तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, और एमएससी में आप किसी भी ईयर में एलिजिबल हैं, और बाकी एमएससी के बाद तो एलिजिबल हैं ही आप। तो यानी आप बीएससी 3rd ईयर से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। करते हैं प्रिपरेशन की, तो देखिए प्रिपरेशन के 2 तरीके हैं इसमें। आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं और कोचिंगों से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कोचिंग से जो इनकी चल गई है, और सेल्फ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। तो सेल्फ स्टडी में मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग से ही बुक्स को पढ़ते हैं या अपनी एमएससी को अच्छे से पढ़ रहे हैं, या आप खुद से आपने कहीं एग्ज़ाम निकाले और मेहनत करिए, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी इजीली आप इसको निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बहुत होते हैं। क्वेश्चन सिलेक्शन करके आप इन एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, जो आपको आते हैं वही करें, जो नहीं आते उन्हें आप लीव कर दें, तो उससे आप इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा आइडिया ज़्यादा चाहिए या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो कहीं कोचिंग हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है इस फील्ड में, तो आप इजीली कोचिंग से भी, उनके नोट्स पढ़ के भी, असाइनमेंट टेस्ट दे के भी, मुझे लगता है आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। बाकी नेचर ऑफ एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, यानी लेवल कैसा रहता है इस एग्ज़ाम का, तो देखिए इस एग्ज़ाम का लेवल मीडियम से टफ की तरफ जाता है, और ज़्यादातर ऐसे ही एग्ज़ाम घूमता रहता है। मतलब ये डिपेंड करता है पेपर में, कभी पेपर मीडियम से आ जाता है, मतलब ऐसा एग्ज़ाम आ जाता है कि आप हल्का फुल्का भी पढ़ के गए तो हाँ एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि आपको आता है, और बाकी आपने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा किया हुआ तो आप एग्ज़ाम निकाल भी लेंगे। पर और कभी कभी एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो एग्ज़ाम का लेवल यानी मीडियम से टफ के बीच में ही घूमता है, और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम है। मतलब इतना ऐसा भी नहीं है कि इतनी भीड़ है या इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप निकाल नहीं सकते। पर हाँ ये है कि आपको प्रॉपर 6 मंथ का टाइम देना पड़ेगा, यानी 6 मंथ का तो ये एग्ज़ाम है ही है। मतलब 6 मंथ आपने प्रॉपर इसको देंगे, गाइडेंस में रहेंगे आप किसी की पर्टिकुलर, चाहे वो आप टीचर की हो, कोचिंग की हो, या खुद की हो, या बुक से पढ़ रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा। बात करूं कि आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं, तो देखिए मेरा तो ये मानना है, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट है या उस सब्जेक्ट से आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ही है। क्योंकि नेट किसी भी सब्जेक्ट का एक फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट में तो नहीं होता है, यानी इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है इसके बाद। तो आप अगर इस एग्ज़ाम को दे देते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट आता है। बाकी हाँ अगर आप लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं तो भी एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जैसे मैंने बताया था आप रिसर्च करना चाहते हैं तो भी आपके लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर हाँ अगर आपका इंटरेस्ट दूसरी जॉब्स में लाइक सीजीएल की में या यूपीएससी में, और यूपीएससी में भी आपका या इनमें से सब्जेक्ट आपने नहीं चूज़ किए ऑप्शनल, तो आप ये एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। ये कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ लेना चाहते हैं, जैसे मैं केमिस्ट्री की ज़्यादातर बात करता हूँ, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम है। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी बहुत एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट है।
और इससे ही आप हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कम से कम कर लेते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब केमिस्ट्री से रिगार्डिंग आती है, चाहे वो आपका पेटेंट ऑफिसर हो, चाहे आपका वो बार का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी जीओ साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर्स पीएचडी एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट हो, चाहे टीआईफार हो। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मुझे लगता है लगभग आप सारे सिलेबस कवर कर लेते हैं, और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी होता है स्कूल लेवल पे भी। पीजीटी, टीजीटी, ये सब एग्ज़ाम जो होते हैं। तो आई थिंक मैंने आपके सारे ही डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और जो भी सीएसआर नेट का एग्ज़ाम है उसे पूरे प्रॉपर तरीके से समझा दिया होगा। फिर भी इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही आगे मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।